हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर है। और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा टॉपिक है तो इसलिए जीएस पेपर 2 में रहेगा। आज 20 जनवरी है और आज जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन थे वो आज आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। और उन्होंने कौन से अब तक के राष्ट्रपति हैं? 46वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और इन्हीं के साथ जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने भी पद की शपथ ली है। अब अमेरिका में जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे भारत की क्या अपेक्षाएं है या इसका वैश्विक राजनीति पर, उसके साथ साथ भारत पर क्या इसका असर पड़ सकता है? जो पिछला प्रशासन था, ट्रंप प्रशासन, उसके मुकाबले इस प्रशासन से जो बाइडेन है, बाइडेन प्रशासन से किस तरीके से भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं और वो किस प्रकृति के हैं, किस तरफ, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई भी एक सत्ता में आता है तो उसका नेचर या जो उसकी प्रकृति है उसकी कूटनीतिक मामलों पर उसकी छाप साफ नजर आती है। तो इन सब मामलों को हम समझेंगे। इसके लिए पहले हम अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर बात कर लेते हैं। खबर हम जान चुके हैं, अब इसकी पृष्ठभूमि में समझेंगे कि जो बाइडेन का अब तक का सफर किस तरीके से वो भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, भारत की क्या अपेक्षा हो सकती है इस सत्ता परिवर्तन से। पृष्ठभूमि को हम इस तरीके से उसमें समझेंगे और वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के संबंधों पर चर्चा करेंगे और उसके अलावा इस संबंध में क्या चुनौतियां हैं दोनों के संबंधों के बीच और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर बात करेंगे। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक से हमारा प्रश्न रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस पृष्ठभूमि की, सत्ता परिवर्तन की, कि इससे भारत को क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। तो ये जो तस्वीर है ये जब 7 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तब उस समय की है। और जब 3 नवंबर को इलेक्शन में जो बाइडेन ने जीत हासिल की थी, 3 नवंबर को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसके परिणाम में जब जो बाइडेन ने जीत हासिल की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कांग्रेचुलेट किया था इस तस्वीर के साथ। तो अब जो बाइडेन को समझते हैं कि जो इस सत्ता परिवर्तन से जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे जो बाइडेन, इनसे भारत को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला तो ये कि ये भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है उसके प्रबल समर्थक हैं। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो हित है वो प्रभावित होंगे, भारत को इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर उनकी जो कूटनीति है आगे भारत के हित में होती है जिस तरीके से, तो उससे भारत को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि ये भारत के जो समर्थक रहे हैं, तो जब ये ना सिर्फ अब हम अंदाजा लगा सकते हैं बल्कि जब ये सीनेटर थे और उपराष्ट्रपति भी थे, ओबामा प्रशासन के समय उपराष्ट्रपति भी रहे, तो तभी से ये जब एक सीनेटर के तौर पर जब सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष थे ये, तब भी इन्होंने भारत के समर्थन में कई जो प्रस्ताव थे उनका समर्थन किया। भारत के मामले में कई प्रस्तावों का इन्होंने समर्थन किया। और इसके अलावा अगस्त 2001 में इन्होंने जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके तहत इन्होंने उनसे सिफारिश की और उसके तहत भारत पर जो प्रतिबंध लगे थे उस समय उनको हटाने की इन्होंने बात की। भारत पर किस तरीके के प्रतिबंध लगे हुए थे? दरअसल 1998 में जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था तो उस भारत के पहले परमाणु परीक्षण पर भी भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे और दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भी भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो इन्होंने, जो बाइडेन ने, उनको हटाने की वकालत की और उसके बाद ही वो प्रतिबंध भारत से हटाए गए। इसके अलावा जो भारत और अमेरिका के जो प्रमुख विचारक हैं उनका मानना है कि जो बाइडेन है उनका रुख भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये भारत के प्रबल समर्थक रहे, भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको लेकर प्रबल समर्थक रहे हैं, तो उसकी वजह से इनका भारत की तरफ जो रुख है वो सकारात्मक हो सकता है। और इसके अलावा ये कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसको ये मजबूत करने पर काम करेंगे। और इसके अलावा जो वीज़ा मामला है, जैसे अगर हम ट्रंप प्रशासन की बात करें तो H1B वीज़ा के मामले में या और जो
विदेशी वर्क वीजा के मामले में प्रतिबंध लगा दिए गए थे उनकी तरफ से। तो इस मामले में ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि ये जब ये सत्ता परिवर्तन हो गया है तो आगे इस तरह की नीतियां आए कि जिससे इन वीजा रिस्ट्रिक्शंस में जो है कुछ सहूलियत मिले, कुछ छूट मिले, जिससे कि भारत को फायदा हो सकता है। और ओबामा प्रशासन की तरह, जिस तरीके से ओबामा प्रशासन के दौर में भारत के संबंध जिस तरीके से सुदृढ़ थे, तो उसी तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि इनके दौर में भी भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो सुदृढ़ होंगे। अब हम बात करें अमेरिका और भारत के वर्तमान संबंधों की, क्योंकि ये तो हमने बात की कि जो बाइडेन जब अब सत्ता में आ गए हैं, सत्ता परिवर्तन हो गया है, उससे भारत को किस तरीके से फायदा हो सकता है या भारत के लिए क्या उसका रुख हो सकता है। तो अब अगर हम वर्तमान संबंधों की बात करें भारत और अमेरिका की, तो अगर हम पिछले 10-15 सालों की बात करें तो जैसे अमेरिका और भारत के संबंध पिछले कुछ सालों में रहे हैं, मजबूत हुए हैं, सुदृढ़ हुए हैं, तो उसके मुकाबले अगर हम बात करें 60-70 के दशक की, तो तब इस तरीके के संबंध दोनों देशों के बीच में नहीं थे, उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर हुए हैं। ट्रंप प्रशासन में भी भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं, सुदृढ़ हुए हैं, और दोनों देशों के बीच जो है वो 2+2 वार्ताएं भी हुई हैं। 2+2 वार्ता की बात करें, 2+2 वार्ता जो होती है वो दरअसल जो दोनों देशों के दो मंत्री स्तरीय जो वार्ता होती है, एक साथ दो मंत्री स्तरीय वार्ता, यानी रक्षा और विदेश मंत्रालय की जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है उसे हम 2+2 वार्ता कहते हैं। और इसके अमेरिका के अलावा भारत की इस तरह की जो वार्ताएं है 2+2 वार्ता किसके साथ हो चुकी है? जापान के साथ हो चुके, भारत जापान और भारत ऑस्ट्रेलिया, इन दो देशों के साथ भी भारत की 2+2 वार्ताएं हो चुकी हैं। अब हम पिछले कुछ इस तरीके की जब हम बात कर रहे हैं दोनों देशों के संबंधों की, तो हम इसको 2014 से देखना शुरू करते हैं, जब भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने लगे। तो इसमें जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका गए थे, वहाँ उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था, उनको बहुत बड़े लेवल पर उनका वेलकम किया गया था। और इस जो यात्रा थी इसका मेन मकसद यही था कि जो दोनों देश हैं उनके बीच में जो है न सिर्फ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया जाए भारत और अमेरिका के बीच, बल्कि जो निवेश है वहाँ से अधिक निवेश को आकर्षित किया जाए, ताकि वहाँ की जो एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर हम अब बात करें 2016 की, तो 2016 में ओबामा प्रशासन द्वारा भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में मान्यता दी गई थी। और इसका मकसद क्या था, इससे क्या फायदा हो कि भारत की जो है रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनी, जो अमेरिका की रक्षा प्रौद्योगिकी है उस तक भारत की न सिर्फ पहुंच बनी बल्कि इससे भारत को फायदा हुआ। हालांकि ये जो था ये एक औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन फिर भी इससे ये भारत के लिए फायदेमंद था। अब बात करें 2017 की, तो 2017 में ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहली बार मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के दौरान जो दोनों के बीच संयुक्त बयान में कहा भी गया कि दोनों देश जो है वो रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा जो है, जिससे कि भारत हमेशा से इस पर बात करता रहा, आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग के साथ साथ आर्थिक संबंध भी जो है दोनों देश उसको बढ़ाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं 2018 की। 2018 में दोनों देशों के बीच जो है रक्षा साझेदारी के मामले में नए आयाम आए। किस तरीके से? इसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ कॉमकासा, यानी कि कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये दरअसल उन 4 आधारभूत एग्रीमेंट्स में से एक था जिसके तहत जो अमेरिका है वो अपने किसी साथी देश को जो है रक्षा सहयोग के लिए मदद देता है। तो हमने 4 एग्रीमेंट्स की बात की, तो एक कॉमकासा है, इसके अलावा 3 कौन से हैं? दूसरा है लिमुआ और तीसरा है बेका। एक ये कॉमकासा है, बाकी 3 ये हैं। तो इसमें क्या है, इन 2 पर लेमोआ जेएसएमआई पर भारत जो है पहले ही हस्ताक्षर कर चुका था
और कॉमकासा पर 2018 में हो गए, और बेका की बात करें तो इसमें 2020 पर इसमें हस्ताक्षर कर दिए गए। कॉमकासा जो है वो एन्क्रिप्टेड सूचना प्रणालियों के हस्तांतरण की फैसिलिटी देता है, इससे उसकी फैसिलिटी मिलती है। और लेमोआ की बात करें तो ये सैन्य सुविधाओं तक पहुंच बनाता है, और बेका जो है वो दोनों देशों के बीच भूस्थानिक जो डेटा है उसको उसके साझेदारी की बात करता है, उसकी अनुमति देता है। तो ये 4 समझौते थे। इसके बाद अब हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो ट्रम्प प्रशासन है उसने क्या किया, भारत का जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस है उसको खत्म कर दिया। अब स्पेशल ट्रेड स्टेटस से भारत को क्या फायदा था? दरअसल इसके तहत जो भारत है वो उसके जो कुछ उपभोग उसके जो कुछ उत्पाद और वस्तुएं हैं उसे यूएस के जो बाजार है उसमें ड्यूटी फ्री बेचने की उसको फैसिलिटी अवेलेबल थी। लेकिन अब ये स्टेटस जो है अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। अब इसकी वजह क्या रही, क्यों ख़त्म कर दिया अमेरिका ने ये स्टेटस? दरअसल अमेरिका को ये कहीं ना कहीं लगने लगा था, इस तरीके अमेरिका को ऐसा लगने लगा कि जो भारत है वो अपने बाजार पर अमेरिका को पूरी तरह से एक्सेस नहीं दे रहा है, तो जिसके चलते अमेरिका ने भारत का जो ये स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। अब हम बात करें 2020 की, तो जैसे मैंने बताया कि जो एक एग्रीमेंट 2018 में साइन हुआ था कॉमकासा, उसी के बाद एक और जो चौथा एग्रीमेंट रह गया था बेका, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका, ये जो था 2020 में साइन हुआ। और ये क्या फैसिलिटी देता है? भूस्थानिक डेटा साझा करने की अनुमति दोनों देशों के बीच, संवेदनशील जो भूस्थानिक डेटा है उसको साझा करने की अनुमति देता था। और इसके अलावा जो दोनों देश हैं उन दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों में जो सैन्य सहयोग है और प्राकृतिक गैस और सैन्य हथियारों के मामले में और प्राकृतिक गैस है उसके आयात में भारी वृद्धि देखने को मिली। और इसी के साथ साथ जो दोनों देश हैं उन्होंने क्वाड के माध्यम से, क्वाड जो है इसके सदस्य 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो इस क्वाड के जरिए, क्वाड के माध्यम से सहयोग और परामर्श बढ़ाने पर जोर दिया। कहाँ? हिंद प्रशांत क्षेत्र के मामले में जो है सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और उस पर परामर्श बढ़ाने पर दोनों देशों ने जोर दिया। अब ये हमने जाने दोनों देशों के बीच संबंध, लेकिन अब ऐसे में चुनौतियां क्या हो सकती हैं? क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भले ही सकारात्मक रुख रहा हो, ऐसा माना जा रहा है कि उनको लेकर भारत जो है उनकी नीतियां, जो बाइडेन की नीतियां भारत को लेकर सकारात्मक हो सकती हैं, सकारात्मक रुख उनका रहा है क्योंकि ऐसा देखा गया है पिछले सालों में उनके नीतियों को लेकर। तो लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चुनौतियां भी होंगी। तो वो किस तरीके की चुनौतियां हैं दोनों देशों के बीच? तो सबसे पहला तो अफगानिस्तान का मुद्दा है। ये मुद्दा किस तरीके से है? दरअसल अफगानिस्तान में क्योंकि अमेरिका की और नाटो की सेनाएं हैं तो वहाँ पर उनकी सेनाओं को भी जब कोई सैन्य गतिविधि होती है तो उनकी जो सैन्य क्षति है वो भी होती है अमेरिका की। तो उसके चलते अमेरिका ने भारत से ये अर्ज किया था कि भारत भी जो है उसमें डायरेक्ट एक्टिविटी कोई दिखाए, डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट ले। तो उसका जो है भारत ने, हालांकि अमेरिका और भारत दोनों अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं, तो इसी वजह से अमेरिका जो था भारत से चाहता था कि भारत उसमें कोई रोल प्ले करे एक्टिवली। भारत भी अफगानिस्तान में शांति चाहता है क्योंकि उसका उस पर सीधा असर पड़ता है। तो लेकिन भारत ने उसमें कोई डायरेक्ट एक्टिविटी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं दिखाई, तो जिसके चलते जो है ये अमेरिका और भारत के संबंधों में चुनौती बन सकती है, एक मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है इसको लेकर भारत और अमेरिका का जो रुख है उसमें फर्क है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को लेकर एक सीधा रुख अपनाए, लेकिन जबकि अमेरिका का जो रुख है पाकिस्तान की तरफ वो थोड़ा सहयोगी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका जो है उसको कई मामलों में जो वित्त सहायता है वो उपलब्ध कराता है, कई प्रोजेक्ट्स पर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो
भारत जो चाहता है कि उसका जो दृष्टिकोण है अमेरिका का, उसको लेकर पाकिस्तान को लेकर साफ हो, क्योंकि पाकिस्तान भारत जिस तरीके से सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है और इस तरीके के कई मामले हैं जिनको लेकर भारत चाहता है कि अमेरिका जो है अपना रुख साफ करे। तो ये भी कहीं ये दृष्टिकोण का जो अंतर है ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। और भारत के आंतरिक मामले की बात करें तो जो बाइडेन भारत के समर्थक रहे हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन भारत के आंतरिक मामले की बात करें तो भारत के आंतरिक मामले यानी जैसे कश्मीर का मुद्दा है, तो जो बाइडेन जिस तरीके से कश्मीर के मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने के पक्षधर रहे हैं और इसके अलावा सीएए एनआरसी पर भी उनकी मुखरता जो है भारत के लिए कहीं ना कहीं एक आगे संबंधों में एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनका रुख है वो एक परंपरावादी है जो बाइडेन जो है, और जिस तरीके से उनका इन मामलों पर रुख है तो वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा मुद्दा बन सकता है दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर। अब ईरान की बात करें तो जैसे हम सभी को पता है कि अमेरिका जो है ईरान परमाणु समझौते से अलग हो चुका है, तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो भारत पर पड़ा। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया तो उसकी वजह से भारत, क्योंकि ईरान से जो है वो एक बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, जिसकी वजह से अब अमेरिका के प्रतिबंध लगाने से क्या हुआ कि भारत को जो है ईरान को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ रुख करना पड़ा, जिससे भारत को कहीं ना कहीं नुकसान है। तो क्योंकि ईरान जो है भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अब अमेरिका के प्रतिबंध लगाने से भारत जब दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है तो भारत को तो नुकसान होगा ही। तो इस वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब क्योंकि जो बाइडेन आ चुके हैं तो हो सकता है उनकी नीतियां ईरान की तरफ थोड़ी नर्म रहे। उनका अगर रुख नर्म होता है तो वो ईरान पर लगे प्रतिबंधों को अगर हटाते हैं, उसमें नरमी रखते हैं, तो भारत को इससे फायदा होने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चुनौतियां हैं इनसे निपटने के लिए या इनको दूर करने के लिए इनके मद्देनजर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कदम उठाने की जरूरत हो सकती है। तो सबसे पहला तो जो व्यापक विदेशी निवेश है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जो दोनों देशों के बीच भारत को, जैसे हमने बात की कि निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा से इसके समर्थक रहे हैं, तो निवेश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और इसके अलावा जो रक्षा का जो क्षेत्र है उसमें जो स्वदेशी तकनीक है और क्षमता के विकास को बढ़ावा दिया जाए जो भारत है, ताकि इससे भारत जो है वो डिपेंड ना रहे, कम डिपेंड रहे, और इस रक्षा के क्षेत्र में जो स्वदेशी तकनीकें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। जैसे कि 2010 में राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत भारत ने किया भी कि उसके तहत भारत जो है वो स्वदेश में निर्मित जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर इक्विपमेंट्स हैं, उनको खरीदेगा जो स्वदेशी जो निर्माता हैं उनसे। इसके अलावा कूटनीतिक रूप से अमेरिका और रूस के मामले में संतुलन बनाए। किस तरीके से? क्योंकि भारत जो है रूस से भी हथियार का आयात करता है और अमेरिका से भी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका से हथियारों के आयात में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है भारत की तरफ से। तो इससे जो है भारत को इस मामले में दोनों देशों को, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो हम किसी भी देश से कोई भी देश रिश्ते बिगाड़ कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ज़रूरत है कि एक ऐसी भारत कूटनीति बनाए कि जिससे जो है वो दोनों देशों के साथ संबंधों को सही तरीके से लेकर आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो भारत है उसको इससे ये फ़ायदा मिल सकता है कि क्योंकि अब भारत के समर्थक माने जाने वाले जब जो बाइडेन सत्ता में आ चुके हैं, तो इससे जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को जो है स्थायी सदस्यता पाने की उम्मीद हो सकती है कि वो उसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा जो एनएसजी है यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूक्लियर तकनीकी यानी परमाणु तकनीकी और आपूर्ति के मामले में, तो भारत को इसमें भी सदस्यता की उम्मीद है कि अमेरिका जो है उसका साथ दे सकता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि जो फ्रांस है वो भी कई बार जो है एनएसजी में भारत की सदस्यता के पक्ष में बात कर चुका है। तो अब जो बाइडेन के आने से भारत को इन दोनों में
जो अपनी सदस्यता है उसके पक्ष में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जैसे पेरिस समझौते की बात करें, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें अमेरिका जो है वापस आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो बाइडेन है, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा भी था कि वो पेरिस समझौते में वापस आएंगे। हम जानते हैं कि 2015 में ये पेरिस समझौता हुआ था और उसके कुछ वक्त बाद ही जो अमेरिका है वो इससे अलग हो गया था। 196 देशों ने इसका समर्थन किया था और फिर बाद में अमेरिका इससे अलग हो गया 2017 में। तो इससे उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो पेरिस समझौते में वापस आ सकता है। पेरिस समझौता जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, तो इससे भी जो है भारत को कहीं ना कहीं आगे फायदा मिलेगा। तो अब ये तो हमने सारी बात की कि जो बाइडेन जब सत्ता में आ चुके हैं, सत्ता परिवर्तन से भारत को की क्या अपेक्षाएं हैं, भारत को क्या फायदा हो सकता है, तो ये आगे देखने पर ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आगे क्या कूटनीति रहती है जो बाइडेन की। अभी फिलहाल में जैसा समझा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है वो भारत के लिए हितकारी साबित हो सकते हैं। उनकी जो उनका सत्ता में आना या उनकी जो कूटनीति है, क्योंकि जिस तरीके से वो भारत के समर्थक रहे हैं, तो उनकी कूटनीतियों पर भी उनका असर जो है कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो वो भारत के लिए लाभकारी हो सकता है। अब आज के ही टॉपिक के मद्देनजर जो हमारा प्रश्न रहेगा उसको समझते हुए, टॉपिक को समझते हुए आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसका जो उत्तर है उसका लेखन कीजिए। तो प्रश्न देख लेते हैं। बदलते भू राजनैतिक परिदृश्य के बीच भारतीय कूटनीतिक नीति का झुकाव रूस से इतर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ अधिक हो रहा है। उक्त कथन के आलोक में एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।